वेलकम टू आदित्य ह्यूमैनिटी क्लासेस। आज हम मनी एंड बैंकिंग, ये चैप्टर 3 है पॉलिटिकल साइंस का, क्लास 10th का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 3 जो टर्म 2 में आने वाला है। तो हम इस चैप्टर को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। इसमें हमें पढ़ना है बेसिकली मनी क्यों हम एक्सेप्ट करते हैं, वाई मनी इज एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। हम क्यों एक्सेप्ट करते हैं, आपको पता है कि मनी क्यों हम मनी एक्सेप्ट करते हैं कोई भी चीज़ को खरीदने बेचने में। तो एक हम ये करेंगे सबसे पहले। तो उसके बाद बार्टर सिस्टम के बारे में हमें जानना है। बार्टर सिस्टम क्या होता है? बार्टर सिस्टम आपको बताया, बार्टर सिस्टम मतलब होता है कि जहाँ पे गुड को गुड से एक्सचेंज करते हैं, व्हेन गुड इज एक्सचेंज फॉर गुड। और कमोडिटी, सीसी इकोनॉमी भी बोलते हैं हमको, सीसी इकोनॉमी बोलते हैं। इसमें मतलब क्या होता है कि कमोडिटी दे के कमोडिटी लिया जाता है। सो दैट इज ऑल्सो वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। उसके बाद हम इसमें ये भी एनालाइज करेंगे कि हम वाई मनी इज एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है। फिर हम बैंक के बारे में पढ़ेंगे, बैंक का क्या रोल है इन द इकोनॉमी डेवलपमेंट में। डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, चेक्स वगैरह हम क्यों इशू करता है, कौन इशू करता है, फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक क्या है, लोन एक्टिविटी बैंक के क्या होते हैं, ये भी हम पढ़ेंगे इसमें। इसके साथ साथ हम ये पढ़ेंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में कि सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है और कैसे ये गांव के जो क्रेडिट की कमी है उसको कैसे पूरा करता है। सो दी ऑल दीज टॉपिक्स वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। सो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा कि हाउ और हैव यू एवर वंडर्ड वाई ट्रांजेक्शन आर मेड इन मनी। क्यों हम कोई चीज़ खरीदते बेचते पैसे में हैं, पैसे से ही क्यों खरीदते बेचते हैं। ये पहला क्वेश्चन हमारा है कि क्यों ट्रांजैक्शन जो होता है पैसे के फॉर्म में होता है। ठीक है। हम समझते हैं इसको, क्यों हम पैसे से ही कोई चीज़ खरीदते बेचते हैं। ट्रांजैक्शन आर मेड इन मनी बिकॉज ए पर्सन होल्डिंग मनी कैन ईजिली एक्सचेंज इट फॉर एनी गुड्स दैट ही और सी माइट वांट। देखो, अगर मान लो मेरे पास पैसा है तो उस पैसे से हम कोई चीज़ खरीद सकता हूँ। तो इसलिए मैं अगर कोई चीज़ बेचूंगा तो पैसे में ही बेचूंगा कि मुझे पैसा मिल जाए। अगर मान लो मेरे पास और कोई चीज़ है और उसको मैं, मान लो मेरे पास ये चेयर है और चेयर जाके मैं पिज़्ज़ा बोलूँ कि मुझे पिज़्ज़ा दो, चेयर है मेरे पास, तो लेगा नहीं। अगर उसे ज़रूरत है तो ले सकता है और मना भी कर सकता है। बट मनी जनरली पीपल एक्सेप्ट। वाई? बिकॉज with the help of money he or she can buy anything he want to buy. So that is why we accept a transaction in the form of money only. दूसरा इसमें है कि therefore people prefer to receive money for payment and then exchange that money for the goods they want. ठीक है, ये मैंने समझा दिया आपको। नेक्स्ट है इलस्ट्रेशन क्या है। टेक द केस ऑफ शू मैन्युफैक्चरर। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे कि शू मैन्युफैक्चरर का केस दिया हुआ है। ही वांट टू सेल शूज इन मार्केट एंड बाई वीट। मान लो उसके पास शूज है तो शूज बेचेगा और उसे वीट चाहिए, तो क्या करेगा? द शू मैन्युफैक्चरर विल फर्स्ट एक्सचेंज शूज दैट ही हैज प्रोड्यूस फॉर मनी एंड देन, तो अगर मान लो कि उसे शू है उसके पास तो शू बेच देगा मार्केट में और जो पैसा मिलेगा उसे वीट खरीद लेगा। तो कितना सिंपल है। तो दैट इज द रीजन वाई वी जनरली एक्सेप्ट मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब मनी नहीं था उस समय क्या क्या प्रॉब्लम लोगों को फेस करना पड़ता था। सो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम था डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, हम देखते हैं क्या होता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट एंड हाउ डिड वांट एंड हाउ इट इज रिलेटेड टू बार्टर सिस्टम। सो बार्टर सिस्टम मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि बार्टर सिस्टम तो होता है कि वेयर गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स। जब हम सामान के बदले सामान एक्सचेंज करते हैं, सामान और सामान के बीच में एक्सचेंज होता है तो उसको बार्टर इकोनॉमी बोलते हैं, बार्टर सिस्टम बोलते हैं। देखो, हमें यहाँ पे देखना डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट होता है क्या है। So if a transaction were without the use of money, then the goods that one wants to sell and the other things required in exchange should match with the thing that other can give or take. मान लो कि एक शू मैन्युफैक्चरर है, सपोज उसे वीट चाहिए। एक शू मैन्युफैक्चरर है, उसके पास शूज हैं और उसे वीट चाहिए। अब क्या करेगा? सबसे पहले तो ढूंढेगा कि ऐसा कोई आदमी जिसके पास वीट मिल जाए एक्स्ट्रा। मान लो यहाँ गया, उसे नहीं मिला। ये मिस्टर बी के पास गया, इनके पास भी ब्रेड नहीं है, शू के बदले उसे ब्रेड चाहिए। सी के पास गया, इनके पास भी नहीं है ब्रेड। डी के पास गया, उनके पास भी ब्रेड नहीं है। मान लो इनके पास ब्रेड मिल गया, इनके पास ब्रेड है ई के पास। अब इसने बोला कि मुझे मेरे पास
शूज है, आपको आप शूज लेके ब्रेड दे दो, इसने बोला मुझे शूज नहीं चाहिए, तो एक्सचेंज नहीं होगा, फिर और ढूंढते रहेगा। तो इस तरह से एक तो टाइम का प्रॉब्लम है कि पता नहीं कब उसे ऐसा आदमी मिलेगा जिसके पास ब्रेड हो और ही इज इन नीड ऑफ शू, देन ओनली एक्सचेंज विल टेक प्लेस। दैट इज कॉल्ड डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। दो इंडिविजुअल का वांट जो है वो कोइंसाइड होना चाहिए। कोइंसाइड मतलब इट मस्ट हैपन एट द सेम टाइम, देन ओनली एक्सचेंज विल टेक प्लेस, एंड दिस इज द प्रॉब्लम विद द बार्टर सिस्टम। एंड सो डबल कोइंसिडेंस मतलब होता है कि टू पीपल्स वांट मस्ट कोइंसाइड, मतलब हैपन एट द सेम टाइम। जैसे यहाँ पे ये तभी एक्सचेंज पॉसिबल होगा इस केस में जबकि शू मैन्युफैक्चरर जो है वो ऐसा आदमी को ढूंढता है जिसको शू चाहिए और इसे जो चाहिए वो उसके पास हो, सरप्लस, सिर्फ होने से नहीं सरप्लस होना चाहिए। सो दैट इज वाई टू पर्सन वांट मस्ट कोइंसाइड विथ ईच अदर, देन ओनली एक्सचेंज विल टेक प्लेस, एंड दैट इज कॉल्ड डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, यही यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, यू कैन गो थ्रू इट। बार्टर सिस्टम के क्या क्या देखो बार्टर सिस्टम होता है क्या है, मैंने बताया ना, गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज अगेंस्ट द विदाउट द यूज ऑफ मनी। जब हम सामान के बदले सामान एक्सचेंज करते हैं तो उसको हम बार्टर सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, डबल कोइंसिडेंस जो है वो एक एसेंशियल फीचर ऑफ बार्टर सिस्टम है, क्योंकि बार्टर सिस्टम में हमें इसी तरह से ढूंढना पड़ता है कि किसके पास जो मुझे चाहिए वो दूसरे के पास है कि नहीं है, अगर है तो सरप्लस होना चाहिए, और वो जो मेरे पास जो एक्स्ट्रा है वो सामने वालों को चाहिए, तभी जाके एक्सचेंज हो सकता है। तो ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बार्टर सिस्टम का, दैट इज कॉल्ड डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। नेक्स्ट है कि वाई मनी इज कॉल्ड द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, क्यों हम इसको एक मीडियम मानते हैं, क्यों मनी को हम एक मीडियम मानते हैं। वाई मनी इज कंसिडर एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम मतलब एक जरिया जिसके थ्रू हम सामान बेचते या खरीदते हैं। वाई डू एक्सेप्ट मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। देखो, द मनी बाय प्रोवाइडिंग द क्रूशियल इंटरमीडिएट स्टेप एलिमिनेट द नीड फॉर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। देखो, एक तरह से मनी क्या करता है, जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट था, जैसे कि एक आदमी को ढूंढना पड़ता था कि कहाँ किसके पास ब्रेड है, वो जरूरत नहीं है। शू मैन्युफैक्चर क्या करेगा, वो अपना शूज को मार्केट में बेच देगा और मनी जो मिलेगा उसको, उस मनी से उसे जो चाहिए वो खरीद सकता है। तो इस तरह से मनी एज ए इंटरमीडिएट हैज एलिमिनेटेड द प्रॉब्लम ऑफ बार्टर सिस्टम, एंड दैट इज वाई मनी इज जनरली एक्सेप्टेड बाई एवरीबडी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, सो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है कि इट इज नो लॉन्गर टू इन सर्च ऑफ, ये मैंने अभी बता दिया आपको कि आपको ढूंढना पड़ेगा, वो सब नहीं करना पड़ेगा। अगर एक बार वो उसने अपना जो गुड्स है उसको बेच लिया, उसके पास पैसा आ गया, तो उस पैसे से जो चाहे वो खरीद सकता हो। तो इससे दैट इज द रीजन वाई मनी एक्ट एज ए इंटरमीडिएट इन एक्सचेंज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, एंड बिकॉज ऑफ दिस फैसिलिटी इट एक्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। एक जरिया है सामान खरीदने बेचने के लिए। ठीक है, क्योंकि लोग इसको इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं, बार्टर सिस्टम का प्रॉब्लम को ये सॉल्व कर देता है। नेक्स्ट है मेंशन द मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेडिशनल फॉर्म। जो आजकल हम पैसा यूज करते हैं और पहले का जो पैसा में क्या फ़र्क है। देखो, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी इंक्लूड करेंसी, पेपर, नोट्स एंड कॉइन्स। जो सिक्के होते हैं या करेंसी नोट जो हम यूज करते हैं सामान खरीदने के लिए या बेचने के लिए, उसको हम बोलते हैं मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। द करेंसी इज नॉट मेड अप ऑफ प्रीशियस मेटल सच एज, आजकल जो करेंसी है, जो नोट है, वो गोल्ड या सिल्वर या कॉपर के नहीं बने होते हैं, और इसकी वजह से उसका अपना कोई वैल्यू नहीं है, वो सिर्फ पेपर है। और उसका वैल्यू कब ऐड होता है, जब गवर्नमेंट उस पर गवर्नमेंट रिकग्नाइज करता है और गवर्नमेंट इशू करता है, तब देन दैट पेपर बिकम वैल्यूएबल। एंड ऑल्सो इट नॉट एवरी डे यूज। हम जैसे कि जो पेपर है उसको हम एवरी डे यूज में नहीं ये कर सकते हैं अगर वो पैसा का काम नहीं है तो। सो मॉडर्न करेंसी इज विदाउट एनी यूज ऑफ इट्स ओन। उसका कोई वैल्यू नहीं है मॉडर्न करेंसी का, क्योंकि वो कागज़ है, सिर्फ कागज़ का वैल्यू अगर उसका इफ़ इट इज़ नॉट ऑथराइज बाई गवर्नमेंट। सो इसलिए आजकल जो करेंसी हम यूज़ करते हैं उसका अपना कोई वैल्यू नहीं। जब पहले लोग सोना चांदी के सिक्के यूज करते थे तो उसका अपना एक वैल्यू था। पहले कैटल यूज करते थे, कैटल का वैल्यू था। तो इस तरह से, बट आजकल जो पैसा है उसका कोई अपना एज ए वैल्यू नहीं होता है। ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ मनी क्या था, ट्रेडिशनल फॉर्म मनी, और देखो यहाँ पे डिफरेंसेस दिया हुआ है। पहला डिफरेंस ये है कि ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ मनी है और मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है। ठीक है, तो हम देखते हैं इसको। मनी जो था वो ग्रेन, कैटल, गोल्ड, सिल्वर, ये सब पहले यूज किया जाता था। कैटल मतलब भेड़ बकरी यूज करते थे,
काऊ वगैरह, बफेलो वगैरह यूज़ करता था एज मनी। ग्रेन मतलब क्रॉप्स वगैरह यूज़ करते थे, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर। लेकिन आज जो है पेपर नोट्स यूज होने लगे, सिक्के यूज होने लगे हैं। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। दीज फॉर्म हैव इट्स ओन वैल्यू। देखो कैटल है उसका अपना वैल्यू है, गोल्ड सिल्वर अपना एक वैल्यू है, बट आज जो पेपर है उसका अपना कोई वैल्यू नहीं है जब तक कि वो ऑथराइज नहीं किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। देन ओनली इट गेट इट बिकम प्रेशियस, बिकॉज कीमती हो जाता है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने उसको ऑथराइज कर रखा है कि एक पेपर जो है 2000 का नोट्स है वो, या 500 का नोट्स है, इस तरह से। सो इसका अपना वैल्यू होता है, बट पेपर का अपना कोई यूज नहीं होता है, इसका अपना कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई आर पेपर नोट्स एंड कॉइन्स एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज? क्यों? क्योंकि बिकॉज करेंसी इज ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री। अगर गवर्नमेंट अपना ऑथराइजेशन खत्म कर दे तो फिर जो नोट है वो एक पेपर बन जाएगा, ना कि उसका कोई अपना वैल्यू होगा। तो इसलिए हम गवर्नमेंट का ऑथराइजेशन हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन इशू, कौन करेंसी नोट इशू करता है? तो इंडिया में आरबीआई करता है, हर कंट्री में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, और वही करता है। इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जिसका नाम है रिजर्व, आरबीआई, वो इशू करता है करेंसी नोट इंडिया में। ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के बिहाफ पे वो करता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि 7th क्वेश्चन, द रूपी नोट इज वाइडली एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये रूपी जो है हम क्यों एक्सेप्ट कर लेते हैं? क्योंकि गवर्नमेंट ने ऑथराइज कर रखा है इसको, मैंने पहले बताया था इसके बारे में। दूसरा है कि गवर्नमेंट एज पर इंडियन लॉ नो अदर इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन इज अलाउड टू इशू। इंडिया में कोई और अथॉरिटी नोट इशू नहीं कर सकता है, सिर्फ आरबीआई कर सकते हैं ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ओनली। सो इसीलिए इसको एक्सेप्ट करते हैं एज ए मीडियम एक्सचेंज। थर्ड, अगर कोई भी अदर ऑर्गेनाइजेशन को परमिशन होता है या कोई भी इशू कर सकता है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम यही रुपये एक्सेप्ट करें एज ए मीडियम एक्सचेंज, लेकिन हमें यही रुपये को मीडियम एक्सचेंज एक्सेप्ट करना पड़ता है क्योंकि गवर्नमेंट ने इसको ऑथराइज कर रखा है। नेक्स्ट है द लॉ लीगलाइज द यूज ऑफ रुपी एज ए मीडियम ऑफ पेमेंट एंड दैट कैन नॉट बी रिफ्यूज इन सेटलिंग ट्रांजेक्शन इन इंडिया। अगर मान लो आप किसी से कोई सामान खरीदते हो और पैसा दे रहे हो तो मना नहीं कर सकते कि मैं नहीं लूँगा पैसे, में सोना लेके आओ, चांदी लेके आओ, तब मैं लूँगा, नहीं। क्योंकि गवर्नमेंट ने इसको लीगलाइज कर रखा है कि हर एवरीबडी हैज़ टू एक्सेप्ट रुपी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। हाँ, ठीक है। नो इंडिविजुअल इन इंडिया कैन लीगली रिफ्यूज टू अ पेमेंट मेड इन रुपी। कोई मना नहीं कर सकता नहीं मुझे रुपये में नहीं चाहिए, क्योंकि दैट विल बी इलीगल देन। इसलिए हम रुपये को मनी इज एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द वर्कर्स हु रिसीव देयर सैलरी एट द एंड ऑफ द मंथ हैव एक्स्ट्रा कैश एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ। व्हाट डू द पीपल डू विद दैट एक्स्ट्रा कैश? देखो मान लो एक आदमी को सैलरी फर्स्ट को मिल रहा है तो उस समय उसको ज़्यादा पैसा होगा, तो एक्स्ट्रा पैसा करता क्या है, क्या करता है? अब हमारे यहाँ पे बैंक का रोल आ जाता है। अब हम देखेंगे बैंक के बारे में। एक्चुअली हम बैंक को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इस क्वेश्चन से। देखो द पीपल हैविंग एक्स्ट्रा कैश डिपॉजिट इट विद द बैंक बाय ओपनिंग ए बैंक अकाउंट इन देयर नेम। सो हम क्यों बैंक में पैसा रख देते हैं? उसका कुछ कारण है। देखो बैंक एक्सेप्ट द डिपॉजिट एंड पे इंटरेस्ट। हमें अगर मान लो घर में पैसा पड़ा रहा है तो आइडल है, वो कुछ एक्स्ट्रा आपको इनकम अर्न करके नहीं देगा, लेकिन अगर बैंक में रखते हो, बैंक में मतलब अकाउंट खोल के, तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, तो आपका पैसा ग्रो होगा। इसलिए हम जनरली बैंक में रख देते हैं। इन दिस वे पीपल में मनी एक तो सेफ्टी होता है वहाँ पे, घर पे मान लो चोरी चकारी हो जाए, मान लो कुछ प्रॉब्लम हो जाए घर पे, तो उस ये प्रॉब्लम बैंक में नहीं आता है। बैंक में पैसा सेफ रहता है, आपका पैसा मिलेगा, दैट इज गारंटीड बाई गवर्नमेंट। सो इसलिए, और दूसरी बात है कि इंटरेस्ट भी अर्न करते हो। सो देर आर टू बेनिफिट, दैट सेफ्टी है प्लस you earn interest also. So because of these two reasons generally people deposit money in the bank. People also have the provision of withdraw. इतना ही नहीं, मान लो हमने जमा कर दिया, जब मर्जी चाहे हम इसको निकाल भी सकते हैं। सो ये भी फैसिलिटी बैंक हमें देता है। दैट इज द रीजन हम उसको जमा कर देते हैं और जब चाहिए हम निकाल लेते हैं। बिकॉज ऑफ दिस द डिपॉजिट इज कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट। वही हम कोई जो पैसा हम बैंक में रखते हैं, क्यों उसको हम डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब हम चाहें बैंक से उस पैसे को निकाल सकते हैं। एंड दैट इज वाई दैट मनी इज कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट। दैट मनी इज कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट बिकॉज वी कैन विदड्रॉ दैट मनी वेन एवर यू फील लाइक विदड्रॉइंग। सो व्हाट आर डिमांड डिपॉजिट? अब देखो अगला क्वेश्चन आता है डिमांड डिपॉजिट होता है क्या है एंड उसका एडवांटेज क्या क्या है। ठीक है, डिमांड डिपॉजिट होता है जो आपका पैसा बैंक में रखा हुआ है और जब चाहे आप उसको निकाल सकते हो। दैट इज वाई दैट मनी इज कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट। सो द डिपॉजिट इन द बैंक अकाउंट विच कैन बी विदड्रॉन ऑन डिमांड आर कॉल्ड। देखो सिंपल सा वही सेंटेंस लिखा हुआ है कि जो हम विदड्रॉ कर सकते हैं
बैंक से जो अपना पैसा जो हम विड्रॉ कर सकते हैं, इसलिए उसमें उस पैसे को हम डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं। एडवांटेज क्या है, बैंक पे इंटरेस्ट ऑन द डिमांड डिपॉजिट, हम कुछ पैसा इंटरेस्ट मिलता है, इसे हम बैंक में रख देते हैं। पीपल कैन विड्रॉ मनी एज एंड व्हेन दे रिक्वायर, चलो ये भी फायदा। पीपल मनी इज सेफ, तो ये सब फायदा है, सो वी कीप मनी इन द बैंक, ठीक है, ये एडवांटेज है। द डिपॉजिट कैन मेक द पेमेंट थ्रू चेक, और दूसरी बात है बैंक हमें एक चेक देता है, और अगर हमें किसी को पैसा देना होता है, जरूरी नहीं है कि हम पैसा बैंक से निकाले ही हम उस सामने वाले को पेमेंट चेक में भी कर सकते हैं। तो हम देखेंगे चेक होता क्या है। सो चेक कैन ऑल्सो बी यूज्ड, एक्चुअली जिसके पास डिमांड डिपॉजिट होता है उसको बैंक चेक भी देता है, एक चेक देता है। और चेक क्या होता है हम बताऊंगा, अभी बता रहा हूँ। तो वो चेक के थ्रू ना पेमेंट कर सकता है। मान लो कि मुझे किसी को देना है 500 रुपीज़, तो मैं 500 रुपीज़ का चेक काट के और साइन करके उसे दे दूंगा, वो अपने अकाउंट में डाल देगा और मेरे अकाउंट से पैसा निकल के उसके अकाउंट में चला जाएगा। तो इस तरह से चेक का तो पेमेंट कैन बी मेड इन चेक ऑल्सो और इन कैश ऑल्सो, दैट इज अनदर एडवांटेज ऑफ डिमांड डिपॉजिट की, चेक हमें मिलता है और चेक के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेक होता है क्या है, ठीक है। चेक होता है, चेक इज ए पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे द स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द पर्सन अकाउंट टू द पर्सन इन हुज नेम चेक हैज बीन मेड। देखो मैंने अभी बताया ना कि जिसके नाम पे हमने चेक दिया है और उस आदमी को वो आदमी अपने बैंक में चेक जमा कर देगा अपने अकाउंट में, और मेरे अकाउंट से पैसा निकाल के उस अकाउंट में चला जाएगा। तो चेक का ये फैसिलिटी है, ये फायदा है। हाउ पेमेंट कैन बी डन थ्रू चेक, हम कैसे कर सकते हैं। पर्सन हु हैज एन अकाउंट विद द बैंक मेक्स आउट ए चेक फॉर द स्पेसिफिक अमाउंट, तो मैंने अभी बताया आपको थोड़ी देर में। इसका फायदा क्या है, चेक का एडवांटेज क्या है। सो द फैसिलिटी ऑफ चेक अगेंस्ट डिमांड डिपॉजिट मेक इट पॉसिबल टू डायरेक्टली सेटल पेमेंट विदाउट द यूज ऑफ कैश। देखो चेक है तो आपको कैश की जरूरत नहीं है, आप किसी को पैसा चेक के थ्रू भी दे सकते हो, जरूरी नहीं है बैंक से जाकर पैसा निकालना। मान लो बैंक से लेके आते हो, चोरी हो जाता है या और भी रिस्क होता है, आप चेक काट के दे दो, डायरेक्टली आपके अकाउंट से उस अकाउंट में चला जाएगा। तो ये फैसिलिटी है ना डिमांड डिपॉजिट के थ्रू, चेक के थ्रू। दूसरा है कि चेक आर इजी टू कैरी एज कम्पेयर टू मनी, अगर मान लो आपको बहुत ज़्यादा पैसा कैरी करना है तो रिस्की है और इट ऑल्सो टेक लॉट ऑफ स्पेस, लेकिन चेक में आप कितना भी अमाउंट डाल के कैरी कर सकते हो, और इस तरह से चेक सेफ भी होता है एंड ऑल्सो ईजिली कैरीड हो सकता है, दैट इज अनदर एडवांटेज। वाई डिमांड डिपॉजिट आर कंसिडर एज मनी, हम जो पैसा बैंक में रखें उसको हम कैसे मानते हैं कि वो भी पैसा ही है, क्योंकि हम अगर मान लो कि पैसा कैसे मानते हैं, जैसे किसी को हमें पैसा किसी से हमने पैसा ले रखा उसको पैसा देना है तो हम चेक काट के दे सकते हैं। तो देखो आपका पैसा जो बैंक में है उसके बेसिस पे आपको चेक मिला और वो चेक हेल्प करता है आपको किसी को पेमेंट करने में, तो हम उसको मान सकते हैं ना कोई पैसा है, वही पैसा यूज हो रहा है। सो दैट इज वाइट इज कंसिडर एज ए मनी, ठीक है। दूसरा है कि लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि चेक भी लीगली बाइंडिंग है। दे आर यूज एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, हाँ, सो इसलिए हम चेक जो है उसको मनी मानते हैं। लेकिन व्हाट डू बैंक डू, अब देखो हम तो पैसा बैंक में रखते हैं, बैंक करता क्या है उस डिपॉजिट से, कुछ तो करता होगा, क्या वैसे रखा रहता है, आइडल पड़ा रहता है, ऐसा नहीं है, आइडल पड़ा रहता है। द लोन एक्टिविटी, तो इसी को हम बोलते हैं लोन एक्टिविटी ऑफ द बैंक, कि बैंक क्या करता है एक्चुअली, क्या क्या फंक्शन है बैंक का। वन ऑफ द फंक्शन इज लोन एक्टिविटी। सो बैंक कीप ए स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ देयर डिपॉजिट एज ए कैश विद देम। देखो मान लो कि किसी ने बैंक में 100 रुपीज डिपॉजिट किया, ये डिपॉजिट हो गया, तो इस डिपॉजिट से बैंक क्या करता है, से फॉर एग्जांपल आरबीआई फिक्स करता है कि इस पैसे में से कितना पैसा बैंक को अपने पास रखना है। देखो बैंक को मान लो 15% रखना है, तो 15% में से यानी कि 15 रुपीज़ बैंक अपने पास रख लेगा और 85 रुपीज़ वो लोन दे देगा, क्योंकि बाइंडिंग है बैंक के ऊपर कि उसे इतना पैसा रखना ही रखना है। नहीं तो बैंक लालच के चक्कर में सारा पैसा किसी को लोन दे देगा, और अगर लोग जब अपना पैसा निकालने जाएंगे तो उसमें बैंक के पास पैसा ही नहीं है। तो इस तरह से बैंक के ऊपर जो फेथ है या आपका पैसा डिपॉजिट है वो दैट विल बी शेकन ना, कि हमें लगा कि हमारा पैसा हमें जब चाहिए तब मिल नहीं रहा है तो हम बैंक यूज़ नहीं करेंगे। तो आरबीआई जो हेड बैंक है इंडिया का सबसे, उसने इंस्ट्रक्शन दे रखा है सारे बैंकों को कि कुछ पैसा जो डिपॉजिट होता है उसमें से अपने पास ही रखना है, कि जब लोग निकालने जाए तो एटलीस्ट उनको रिफ्यूजल ना मिले कि हाँ पैसा नहीं है आगे, और अपने डे टू डे एक्टिविटी को मैनेज करने के लिए पैसा अपने पास रखना पड़ता है। तो देखो क्या लिखा हुआ, फॉर एग्जाम्पल बैंक इन दीज डेज हेल्ड अबाउट 15% ऑफ द डिपॉजिट एज ए कैश, ये मैंने बताया अभी ऊपर। दिस इज केप्ट एज ए प्रोविजन टू पे द डिपॉजिटर हु माइट कम टू विड्रॉ मनी, जो अगर कोई लोग पैसा निकालने आते हैं तो उसको पैसा इसी पैसे में से दिया जाता है। सिंस ऑन एनी, और बैंक को अपने एक्सपीरियंस से पता है कि एक ही दिन सारे कस्टमर नहीं आ जाएंगे पैसा निकालने के लिए, और दूसरी बात है कि रेगुलर पैसा बैंक को आता है,
लोग डिपॉजिट करते हैं, तो इस तरह से उन्हें अपने एक्सपीरियंस से पता है कि कितना पैसा रखने से उनका काम चल जाएगा। बैंक यूज द और बाकी जो रिमेनिंग मनी है 85% मनी, 50% तो अपने पास रखना है, 85% मनी जो है ना किसी को लोन दे सकते हैं। और देयर इज ह्यूज डिमांड ऑफ लोन फॉर, लोग बिजनेसमैन हो गया, पीजेंट्स हो गए, वो डिमांड करते हैं। वैसे भी लोग डेवलपमेंट ये मैरिजेज के लिए और भी सोशल एक्टिविटी के लिए लोन डिमांड करते हैं। तो अब बैंक क्या करता है, उनको लोन दे देता है। ठीक है, वो जो 85% पैसा बचा था ना, दैट विल बी गिवन एज ए लोन। अब क्या है कि यहाँ पे बैंक जो है ना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है। जैसे मान लो जिसको उन्होंने दिया, बैंक ने जिसको पैसा दिया उससे 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है। जैसे मान लो 100 रुपीज़ में 5 रुपये आता, और जो डिपॉजिट करते हैं ना उनको 3% देता है या 2% देता है। तो जो डिफरेंस होता है ना, 3% का डिफरेंस जो है, ये बैंक का इनकम होता है। ठीक है, सो बैंक एक्ट एज ए इंटरमीडिएट बिटवीन दोज हु हैव सरप्लस मनी एंड दोज हु नीड मनी। और इन पे दोनों पे रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट होता है। जिनको देता है उनसे ज़्यादा लेता है, और जो डिपॉजिट करते हैं उनको कम देता है, और इस तरह से जो बच जाता है वो बैंक का इनकम होता है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट है, आप इसको गो थ्रू कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा व्हाट आर द फंक्शन ऑफ बैंक। चलो ऊपर वही लिखा हुआ है, वो सारे प्रीवियस क्वेश्चन के 5th और 8th पॉइंट लिख दो तो आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ इनकम। मैंने बताया कि जो डिफरेंस होता है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट वो डिपॉजिटर को देता है, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट वो चार्ज करता है लोन, जो उनसे लोन लेते हैं, उन डिफरेंस को हम बोलते हैं बैंक का इनकम। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाई क्रेडिट। क्रेडिट मतलब लोन। क्रेडिट मतलब जब हम बैंक से लोन लेते हैं तो यानी कि बैंक हमें क्रेडिट दे रहा है। क्रेडिट मतलब लोन होता है, याद रखना, हमें कंफ्यूज नहीं होना है, लोन होता है। क्रेडिट मतलब लोन रेफर टू एन एग्रीमेंट इन विच द लेंडर सप्लाई द बोरोअर विद द मनी, गुड्स एंड सर्विसेज इन रिटर्न फॉर द प्रोमिसेस ऑफ फ्यूचर पेमेंट। देखो कि बैंक जो होता है वो किसी को देता है, मान लो 1000 रुपीज़ किसी को लोन दे दिया ये, और उससे कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है, मे बी 5% और कुछ, और जो पैसा लेता है वो प्रॉमिस करता है कि वो उसे रिटर्न कर देगा विथ इंटरेस्ट। सो दैट इज कॉल्ड क्रेडिट। एडवांटेज ऑफ क्रेडिट क्या क्या होते हैं, देखो यहाँ पे क्रेडिट हेल्प अस टू मीट द वर्किंग कैपिटल। देखो बहुत बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, या कंपनीज होती हैं, या फैक्ट्रीज होती हैं, उनको अपना प्रोडक्शन के लिए वर्किंग कैपिटल मतलब रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, सैलरी देने के लिए, पावर सप्लाई का जो पावर सप्लाई है उसको मीट करने के लिए जो पैसा चाहिए, उस पैसे को लोन के थ्रू वो लेके अपना रॉ मटेरियल खरीद सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं, बेच के फिर दोबारा से कुछ बैंक को वापस कर सकते हैं पैसा। तो इसके लिए चाहिए लोन। द क्रेडिट हेल्प अस टू मीट द आउट गोइंग एक्सपेंसेस। ऑन गोइंग एक्सपेंसेस में जो खर्चा डे टू डे रेगुलर एक्टिविटी है, रेगुलर खर्चा जो है, उस खर्चा को मीट करने के लिए लोन हेल्पफुल होता है। क्रेडिट हेल्प टू कंप्लीट द प्रोडक्शन ऑन टाइम। जैसे मान लो कि एक फार्मर है जिसको खेती करने के लिए फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स ही नीड सम मनी, उसका पैसा है नहीं तो बैंक जाएगी या जाएगा उससे लोन लेगा, मान लो 5000 से लोन लिया। उसके बाद उन्होंने अपना सीड्स खरीदा, फर्टिलाइजर खरीदा, क्रॉप लगाया। क्रॉप लगाने के बाद आफ्टर 3 मंथ्स हार्वेस्ट किया। हार्वेस्ट करने के बाद उसने मार्केट में बेच दिया, बेच के उनको से 1000 रुपये मिला। तो 500 रुपये जो लोन लिया था वो रिटर्न कर देगा, 500 उसका बच गया। तो देखो यहाँ पे अगर लोन नहीं मिलता तो फर्टिलाइजर सीड्स वगैरह नहीं खरीद पाता, और इस तरह से वो प्रोडक्शन नहीं कर पाता। तो यहाँ पे लोन जो है वो हेल्प किया फार्मर को क्रॉप ग्रो करने में, फर्टिलाइजर सीड्स वगैरह वाटर सप्लाई ये सब चीज़ करने के लिए। एंड फाइनली जब क्रॉप ग्रो हुआ तो उसने मार्केट में बेचने का जो पैसा उसमें से लोन भी चुका दिया, इंटरेस्ट भी चुका दिया, बाकी उसके पास भी कुछ पैसा बच गया। तो इस तरह से क्रेडिट जो होता है वो हेल्प करता है लोगों का अर्निंग को। ठीक है, इसका खैर दोनों इम्पैक्ट पड़ता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। हम पढ़ेंगे उसका क्या क्या इम्पैक्ट है। अब देखो वाई देयर इज नीड फॉर क्रेडिट इन द रूरल, गाँव वगैरह में या रूरल एरिया में क्यों हमें ज़्यादा चाहिए। जो अभी मैंने बताया ना वो सारा वही चीज़ यहाँ लिखना है। इन द रूरल एरिया मेन डिमांड फॉर क्रॉप प्रोडक्शन के लिए चाहिए। क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स कंसिडरेबल कॉस्ट, सीड्स चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए, पेस्टिसाइड चाहिए, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। देयर इज ए मिनिमम स्टेज ऑफ 3 मंथ। जैसे मान लो उन्होंने अभी लगाया और 3 या 4 मंथ लग जाता है क्रॉप्स को राइप होने में, और फिर उसको हार्वेस्ट होता है। तो इन 4 महीने के लिए उनको पैसा चाहिए होता है। तो ये क्या करते हैं,
कि फार्मर्स यूजुअली टेक क्रॉप लोन एट द बिगिनिंग ऑफ द सीजन, और जब फसल हो जाता है तो उगा देते हैं, मतलब चुका देते हैं। ये मैंने आपको बता दिया इसके पहले क्वेश्चन में। उसके बाद कोलैटरल क्या होता है? कोलैटरल मतलब गिरवी रखना। आपको पता है कि जब बैंक से पैसा लेते हो तो बैंक बोलता है कि आप क्या कोलैटरल रख रहे हो बैंक में, डिपॉजिट कर रहे हो। अगर मान लो कि हम पैसा नहीं चुका पाए तो उस सिचुएशन में बैंक लैंड बिल्डिंग जो हमने कोलैटरल रखा है उसको बेच के वो अपना पैसा ले लेता है। तो इस तरह से कोलैटरल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर कोलैटरल नहीं है तो हमें बैंक से पैसा नहीं मिलता है। ये भी एक गारंटी होता है कि अगर वो नहीं चुका पाए तो उसको बेच के हम ये कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा व्हाट आर द 3 टर्म्स ऑफ क्रेडिट। देखो टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या होता है? देखो एवरी लोन एग्रीमेंट स्पेसिफाई इंटरेस्ट रेट, ये हाँ रेट, ये पहला टर्म्स ऑफ क्रेडिट है। इंटरेस्ट रेट जो कि बोरोवर को पे करना पड़ता है। मान लो कि उसने 100 रुपीज़ का लोन लिया, 100 रुपीज़ का लोन उसने ले रखा है, तो अगर 5% है तो उसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हुआ? आउट ऑफ 100 5 रुपीज़, 100 रुपीज़ देने ही देना है प्लस 5 रुपीज़ एक्स्ट्रा देना है एज ए इंटरेस्ट। तो ये जरूरी है। और लेंडर अलॉन्ग विद द रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल, ठीक है, बता दिया प्रिंसिपल 100 रुपीज़ था। सेकेंड है इन एडिशन टू लेंडर मे डिमांड कोलैटरल। तो सेकेंड जो है हमारा क्या है? कोलैटरल है टर्म्स ऑफ क्रेडिट। पहला इंटरेस्ट रेट है, दूसरा कोलैटरल है, सिक्योरिटी जो होता है। और तीसरा जो है कि राइट, हाँ ठीक है, ये कोलैटरल मैंने बता दिया को बेच सकता है। उसके बाद इंटरेस्ट रेट हो गया, कोलैटरल हो गया, डॉक्यूमेंटेशन ये भी बहुत जरूरी है। बैंक से आप लोन लेने जा रहे हो तो आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है। और आप कैसे पेमेंट करोगे, क्या कितने महीने बाद करोगे, इंस्टॉलमेंट में करोगे, ये सारे चीज़ जो होते हैं ना। सो दिस इज द 4th आइटम। सो ऑल दीज 4 आइटम आर कॉल्ड टर्म्स ऑफ क्रेडिट, ठीक है। अगर आता है टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या क्या है तो ये चारों पॉइंट लिख के उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है, तो इससे टर्म्स ऑफ क्रेडिट आप एक्सप्लेन कर पाओगे। हाउ डज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ। आपको पता है ना कि इंडिया में बहुत सारे बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक जिसको बोलते हैं, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, SBI हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, कैनरा बैंक हो गया, और भी बहुत सारे, ICICI बैंक हो गया, HDFC बैंक हो गया। सो ये जो है गवर्नमेंट बैंक होते हैं, और ICICI जो है या HDFC ICICI, ठीक है, और HDFC हो गया, ये प्राइवेट बैंक है, बट इनको RBI का रूल्स एंड रेगुलेशन मानना होता है, ठीक है। सो हम यहाँ पे क्योंकि सबसे ऊपर एक बैंक होता है अपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, उसको हम RBI बोलते हैं, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया में बोलते हैं। जैसे US में उसको फेडरल बैंक ऑफ USA बोलते हैं। हर अलग अलग कंट्री में इस बैंक का नाम है, सेंट्रल बैंक का नाम है। इंडिया में सेंट्रल बैंक को हम RBI कहते हैं। सो RBI मॉनिटर द बैंक इन मेंटेनिंग द कैश। देखो मैंने ऊपर बताया था ना कि हर बैंक को आउट ऑफ टोटल डिपॉजिट 15% जो है वो रखना पड़ता है। क्या वो रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं, क्योंकि बैंक के प्रॉफिट इंटरेस्ट अर्न करने के चक्कर में सारा पैसा भी दे सकते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनिटर करता है कि बैंक पैसा रख रहा है कि नहीं रख रहा है, जो उसको इंस्ट्रक्ट किया हुआ है रखने के लिए। RBI सी दैट द बैंक गिव्स लोन नॉट जस्ट फॉर द प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस ट्रेडर्स बट ऑल्सो टू द स्मॉल कल्टिवेटर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। देखो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये भी देखता है कि क्या कमर्शियल बैंक सारा पैसा बड़े बड़े बिजनेसमैन को तो नहीं दे रहा है, क्योंकि और भी तो लोग हैं जिनको लोन चाहिए। तो RBI मेक श्योर करता है कि जो लोन है वो उसमें सबको मिले, स्मॉल कल्टिवेटर्स को भी मिले, स्मॉल इंडस्ट्री को मिले, स्मॉल लेबरर को भी मिले। तो इस तरह से ये भी फंक्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। नेक्स्ट है बैंक सबमिट इन्फॉर्मेशन टू RBI ऑन हाउ मच दे आर लेंडिंग टू हुम एंड। तो हर बैंक को अपना एक रिपोर्ट सबमिट करना पड़ता है कि वो पैसा किसको कैसे और दे रहे हैं, क्या जो उनको गाइड किया गया उसके हिसाब से दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। अगर मान लो कोई बैंक नहीं मानता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इंस्ट्रक्शन को, तो ऐसे बैंकों का लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा कि चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज क्रूशियल फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट। कोई भी कंट्री का डेवलपमेंट के लिए अगर चीप लोन मिलता है तो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, कोई कंट्री इजीली डेवलप होता है। कैसे होता है उसको हमें देखना है यहाँ पे। बैंक्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी नीड टू लेंड मोर। जितने जो बैंक है ना, क्योंकि बैंक क्यों बैंक को ज़्यादा लोन देना चाहिए, दिस वुड लीड टू हायर इनकम एंड मेनी पीपल कुड देन बोरो चीपली फॉर द वेराइटी ऑफ पर्स। देखो अगर मान लो कि लोन मिलता है उनको, तो जैसे मैंने पहले बताया था कि एक फार्मर के पास पैसा नहीं था अपने लैंड को कल्टीवेट करने के लिए, तो उन्होंने क्या किया, लोन लिया। तो इस तरह से हेल्प करता है बहुत सारे पर्पस के लिए।
दे कुड ग्रो क्रॉप्स कर सकते हैं, बिजनेसमैन अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, इंडस्ट्री लगा सकते हैं, दे कुड ऑल्सो न्यू इंडस्ट्री और ट्रेड भी कर सकते हैं उससे, तो इसलिए लोन चाहिए रूरल एरिया में। देखो पुअर हाउस होल्ड आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन द इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट, वाई इट इज सो, क्यों ऐसा है कि अभी भी गरीब लोग जो होते हैं इनफॉर्मल से, तो इनफॉर्मल और फॉर्मल में क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि फॉर्मल इनफॉर्मल, फॉर्मल मतलब होता है कि वो बैंकिंग सिस्टम जहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, जैसे कि आरबीआई होता है उसको सुपरवाइज करता है, और इनफॉर्मल मतलब होता है कि मनी लेंडर हो गया, मनी लेंडर, ठीक है, उसके बाद रिलेटिव हो गए, ट्रेडर्स हो गए, ऐसे लोग जो होते हैं इनको हम बोलते हैं इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट, ठीक है। सो क्यों आज गरीब लोग ज़्यादातर यहाँ जाते हैं ना कि बैंक में जाते हैं, क्योंकि बैंक में प्रॉब्लम है ना, क्या क्या प्रॉब्लम है, बैंक में डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, जो गरीब किसानों के पास डॉक्यूमेंट नहीं होता है, बैंक में जो है उसको अगर मान लो उन्होंने एक बार लोन लिया नहीं चुका पाए तो दोबारा बैंक लोन नहीं देता है, और दूसरी बात है कि बैंक सिक्योरिटी मांगता है या कोलैटरल मांगता है, वो गरीब किसानों के पास नहीं होता है, तो इसलिए बैंक जो तो ये लोग इनके पास चले जाते हैं, मनी लेंडर के पास या ट्रेडर्स के पास या रिलेटिव के पास, और इन लोग जनरली बहुत ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, जिसकी वजह से ये लोग चुका नहीं पाते हैं और फिर फाइनली इनको अपना ज़मीन बेचना पड़ता है मनी लेंडर को। तो एक तरह से यहाँ पे लोन जो है एडवांटेजेस नहीं बल्कि डिसएडवांटेज हो गया जो लोन लिए उनको। तो बैंक आर नॉट प्रेजेंट एवरीवेयर, देखो और भी एक कारण है, बैंक सब जगह अलाउ नहीं, गाँव वगैरह में बैंक कहाँ है, तो उनको सामने दिखता है मनी लेंडर, सामने दिखता है जमींदार वगैरह, उनसे लोन लेते हैं। इवन व्हेन दे आर प्रेजेंट गेटिंग ए लोन फ्रॉम बैंक इज मच डिफिकल्ट, क्यों, क्योंकि वहाँ पे हमें डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ता है जो होता नहीं है, कोलैटरल वो भी नहीं होता है, और मनी लेंडर वैसे फेस वैल्यू पे लोन दे देते हैं। सो बैंक लोन रिक्वायर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, ये सब मैंने बताया आपको, जो होता नहीं उनके पास। इनफॉर्मल लेंडर जो होता है वो कभी डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं मांगते हैं, कोलैटरल नहीं मांगते हैं, लेकिन उन लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं, और अगर नहीं लोन चुकाते उनकी ज़मीन भी लेके बेच देते हैं। सो द बॉर्वर कैन इफ नेसेसरी अप्रोच ए मनी लेंडर इवन विदाउट रीपेइंग, अगर वो लोन नहीं भी दिए हो ना तभी भी वो वहाँ जाकर दोबारा से लोन ले सकते हैं। ये सारे फायदे हैं मनी लेंडर के पास, लेकिन नुकसान भी है, क्योंकि वो बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे चार्ज करते हैं, और अगर इंटरेस्ट नहीं चुकाते हो तो आपको मारते पीटते हैं, और आपका इवन ज़मीन वगैरह घर वगैरह बेच के अपना पैसा निकाल लेते हैं। तो ये एक गलत चीज़ है जो कि गाँव वगैरह में जो पुअर फार्मर होते हैं उनको फेस करना पड़ता है। व्हाट आर द बेसिक आइडिया बिहाइंड द सेल्फ हेल्प ग्रुप, मैंने बताया ना, हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है, द आइडिया इज टू ऑर्गेनाइज रूरल पुअर इन पार्टिकुलरली वेमेन इन स्मॉल सेल्फ हेल्प ग्रुप, और पूल और कलेक्ट देयर सेविंग। देखो क्या होता है ना, ये शहरों में किट्टी पार्टी होते हैं ना, उसी तरह किट्टी होता है ये। गांव में कुछ औरतें 10, 15, 20 औरतें क्या करती हैं कि उन लोग एक ग्रुप बनाती हैं, और हर औरतें जो होती हैं वो अपना एक कॉमन पूल में पैसा जितना भी होता है 10, 15, 100 जो भी होता है वो डिपॉजिट करती हैं, और इस तरह से ये जो डिपॉजिटेड मनी होता है इसके ना एक बैंक में हम इसके अकाउंट खोल देते हैं, और उस अकाउंट में ये सारे पैसा डिपॉजिट हो जाता है, और जब भी कोई मेंबर को लोन चाहिए 2000, 4000, 5000 जितना भी, तो इस पैसे में से दिया जाता है उनको, और बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में। तो इससे क्या हुआ कि पहले जो पुअर फार्मरों को लोन नहीं मिलता क्योंकि उनके पास कोलैटरल नहीं था, अब ये कोलैटरल का प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होता है, उस मेंबर को इजीली लोन मिल जाता है सेल्फ हेल्प ग्रुप से ही। तो ये बेनिफिट है। हाउ सेल्फ हेल्प ग्रुप आर फॉर्म्ड, देखो ये टिपिकल सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होते हैं वो 15 से 20 मेंबर होते हैं, यूजुअली बिलोंगिंग टू नेबरहुड, आस पड़ोस के होते हैं, जो कि रेगुलरली सेव करते हैं। सेविंग पर मंथ वेरीज फ्रॉम 25 to 100 रुपीज़ हो सकता है, और मोर डिपेंडिंग अपॉन द एबिलिटी, जितना उनका डिपॉजिट करने का कैपेसिटी है उतना। मेंबर्स कैन टेक स्मॉल, मैंने बता दिया इस सब के बारे में कि कैसे वो लोन लेते हैं, और उनको कोलैटरल वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। सो ये सब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट है हमारा कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या करता है ये भी मैंने बता दिया, इसमें फिर भी एक बार पढ़ देता हूँ। मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट डिसीजन रिगार्डिंग द सेविंग एंड लोन एक्टिविटी आर टेकन बाय द ग्रुप, मान लो किसको लोन देना है, कितना सेव कैसे सेव करना है, वो सारे मेंबर ही डिसाइड करते हैं, तो खुद ही डिसाइड करते हैं, इसलिए उन्हें कोई परेशानी नहीं होता है। द ग्रुप डिसाइड एज टू रिगार्ड टू द लोन टू किसको लोन मिलना चाहिए, किस पर्पज़ के मिलना चाहिए, कितना मिलना चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होना चाहिए, ये सब चीज़ डिसाइड करते हैं वो ग्रुप खुद ही। ऑल्सो इट इज़ अ ग्रुप विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन, और ग्रुप का जिम्मेदारी होता है कि जिसको लोन दिया जाता है उससे लोन वापस लेके आना, और ये भी उन्हीं का काम होता है कि टू गेट बैक द लोन दैट इज गिवन टू मेंबर। एडवांटेज क्या क्या है, एक तो बोरोवर टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ कोलैटरल, देखो उनके पास कोलैटरल नहीं होता, ये प्रॉब्लम खत्म हो गया, टाइमली लोन मिल जाता उनको और सबसे सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। इस तरह से ये एक रूरल
इकोनॉमी को बूस्टअप करने का बहुत अच्छा उपाय है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल और इनफॉर्मल मैंने इसका मैं बताया। फॉर्मल लोन होते हैं, लोन फ्रॉम बैंक हो गया या कोऑपरेटिव हो गया, ये फॉर्मल के अंदर आता है। यहाँ पे ट्रेडर्स हो गए, मनी लेंडर हो गए, रिलेटिव हो गए, फ्रेंड हो गए, ये आते हैं। दे कैन नॉट लेंड एट वॉट एवर, इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होता है, आरबीआई फिक्स करता है, उसी पे देना होता है। इन लोगों का कोई ठीक नहीं होता है, कभी ज़्यादा ले लेते हैं, कभी बहुत ज़्यादा ले लेते हैं। तो इस तरह से देयर इज नो वन टू कंट्रोल और सुपरवाइज इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ इनफॉर्मल सोर्स ऑफ लोन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइज करता है, यहाँ पे कोई सुपरविजन नहीं है। तो ये भी है। फोर्थ पॉइंट क्या है कि द बैंक डू नॉट यूज एनी अनफेयर मीन्स, ये जो है ना कि कोई गलत तरीका नहीं अपनाते हैं किसानों से या जिसको लोन दे रहे होते हैं उससे लोन निकालने के लिए। इन लोग कोई भी तरीका अपना सकते हैं अपने पैसा वापस लेने के लिए। दे कैन बीट ऑल्सो, उनको 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 मार पीट सकते हैं, उनको उनके घर उनकी ज़मीन बेच सकते हैं। तो इस तरह से ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फॉर्मल और इनफॉर्मल क्रेडिट हु गेट्स व्हाट, किसको कितना मिलता है। देखो हमारे यहाँ पे 85% लोन टेकन बाय पुअर हाउस होल्ड होते हैं वो इनफॉर्मल। ज़्यादातर गरीब लोग होते हैं मनी लेंडर के पास जाते हैं या ट्रेडर्स के पास जाते हैं। रिच हाउस होल्ड टेक्स 10% ऑफ द लोन फ्रॉम द इनफॉर्मल, लेकिन रिच लोग ज़्यादा जो फॉर्मल सेक्टर में जाते हैं, बैंक वगैरह जाते हैं, क्योंकि इनके पास कोलैटरल होता है, इनके पास डॉक्यूमेंट होता है, तो इन लोग उसके बाद, लेकिन गरीब लोग जो होते हैं ज़्यादातर वहाँ जाते हैं। द रिच हाउस होल्ड एवेल चीप क्रेडिट फ्रॉम द फॉर्मल लेंडर्स, वेयर एज द पुअर जो होते हैं उनको कॉस्टली लोन मिलता है। ये डिफरेंस है। और व्हाट डू यू मीन बाय हाई कॉस्ट ऑफ बोरिंग। हाई कॉस्ट ऑफ बोरिंग मीन्स लार्जर पार्ट ऑफ द अर्निंग ऑफ द, मान लो कि मैंने 100 रुपया लोन लिया किसी से, ठीक है, और हमें 15% इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो 2 महीने में हमें कितना 30 रुपीज़, हमने आउट ऑफ 100 रुपीज़ 30 रुपीज़ तो इंटरेस्ट दे दिया। तो इस तरह से ये बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर 4 महीना हो गया तो इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट हो जाता है। तो दिस इज अ डिफिकल्टी प्रॉब्लम दैट जनरली फार्मर फेस व्हेन दे गो टू मनी लेंडर। हाँ, सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। सो अगर आपने इसको चैप्टर को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, अगर आपको पसंद आएगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।